छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग के अध्ययन का विषय होगा डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। क्योंकि हम लोगों ने इनकम के सभी हेड पढ़ लिए हैं, तब पर हमने सारा मटेरियल डाल दिया है और प्लस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर भी हमने अपने सारे लेक्चर डाल दिए हैं। अब हम देखेंगे कि जितनी भी चूंकि सारी जो हमारे इनकम है उस सारे इनकम पर टैक्स लगता है। हम जानते हैं कि इसको 5 हेड में बांटा गया है और 5 हेड में बांट करके इसके बाद जो है इस पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है, अगर जितने तरह के हेड से आपको इनकम हो तो उसमें से कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। आपके जो भी इनकम होते हैं उस इनकम पर सारे के सारे इनकम जो है टैक्सेबल नहीं होते, उसमें कुछ कटौतियां मिलती हैं, छूट मिलती है कि क्योंकि तमाम तरह के उसमें कुछ खर्चे होते हैं, कुछ आवश्यक जो है खर्च है जो कि करता है, सिर्फ आमदनी सीधे सीधे नहीं हो जाती है, उसमें कुछ खर्च भी करना पड़ता है। तो वैसे वह जो है एडमिसिबल है इनकम टैक्स लॉ के अनुसार। तो उसी की चर्चा आज हम लोग इस चैप्टर में करेंगे कि कौन कौन सी कटौतियां हमें मिलती हैं। तो हम इसको जैसा कि हमें ज्ञात है कि आयकर की गणना करने के लिए आय को विभिन्न स्रोत एवं कई शीर्षकों में बांटा जाता है, ताकि आय के प्रत्येक स्रोतों से प्राप्त आय को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वितरित किया जा सके। यदि करदाता को कई शीर्षकों से आय प्राप्त होती है तो प्रत्येक शीर्षक में उसकी पृथक गणना करके एक जगह हम लाते हैं, एक जगह जोड़ते हैं। उसका समूह से सारे जो इनकम के हेड हैं उनके आमदनियों को अलग अलग लिख करके हम जोड़ते हैं और उस पर जो है आयकर का निर्धारण किया जाता है। लेकिन आयकर के निर्धारण के पूर्व जो है इन सभी शीर्षकों की योग को सकल कुल आय कहते हैं, अर्थात ग्रॉस टोटल इनकम। इस प्रकार गणना की गई जो है ग्रॉस टोटल इनकम को इनकम टैक्स में वर्णित कुछ कटौतियों को घटाने के पश्चात जो शेष आय होती है उन्हें हम कहते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 में इन कटौतियों का वर्णन किया गया है तथा सेक्शन 80C से 80U तक की कटौतियों को कुल आय में से घटाया जाता है। कुछ जो प्रोविजन है उनके लिए सेक्शन 80C से वह शुरू होता है और 80U तक एक कटौतियां दी हुई। तो और इन कटौतियों को देने का उद्देश्य क्या है, हम इस पर चर्चा करें कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों दी जाती है कटौतियां। तो भाई कटौतियां दी जाती हैं कि पहला तो है कि कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम, हम नेट टैक्सेबल इनकम जानने के लिए, और दूसरा है इंकरेजमेंट टू सेविंग्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ सेविंग्स को इंकरेज करे, क्योंकि सारे के सारे जो आमदनी है वो करदाता खर्च कर देगा तो सेविंग्स नहीं कर पाएगा। तो कुछ जो है कुछ जो सेविंग्स हैं उन पर कुछ कटौती दी जाती है, कुछ छूट दी जाती है ताकि वह सेविंग्स कर सके। इससे क्या सेविंग्स को बढ़ावा मिलेगा। मान लीजिए वह NSC खरीदेगा, वह बैंक में डिपॉजिट करेगा या कोई कंपनी का बॉन्ड खरीदेगा, शेयर खरीदेगा, डिबेंचर खरीदेगा और उसको पता है कि इसमें हमको छूट मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में खरीदेगा तो हमारे देश की का जो है नेशनल जो हमारा इनकम है वह बढ़ेगा। तो
यह हो गया इंकरेजमेंट टू सेविंग्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर इंडस्ट्रीज कोई खोल रहे हैं तो उसमें कुछ छूट दी जाती है, उसमें आमदनी है अगर होती है तो उसमें भी छूट दी जाती है। उसी तरह अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मान लीजिए कुछ लोग अपने देश के कुछ ऐसे करदाता होते हैं जो विदेशों में आय अर्जित करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ छूट की व्यवस्था की गई है। उनके द्वारा अर्जित आय पर जो अर्नड इनकम है उस पर, तो उसको हम ध्यान में रखने के लिए करते, इसका ऑब्जेक्ट है कि बने जो है यह दिया जाए। उसके बाद है इकोनॉमिक हेल्थ इन अनएबिलिटी एंड डिजीजेस। मान लीजिए कोई जो करदाता है, ठीक है, उसे आमदनी तो हुई लेकिन उसे किसी तरह का डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, या उसके आश्रितों को कोई बीमारी हो, या कोई उसमें से डिसेबल्ड पर्सन हो, अपंग हो जाए, असहाय हो जाए, तो उसके लिए तो इनको भी एक इकोनॉमिक हेल्प मिल जाता है, क्योंकि उन पर जो खर्च आता है, उनकी बीमारी पर जो दवा कराने में जो खर्च आता है उसकी छूट दी जाती है। आगे हम देखेंगे, या उसके लिए जो इंश्योरेंस कराएगा उस पर छूट मिलेगी। तो यह है। इसके बाद है टू प्रोमोट फीलिंग ऑफ डोनेशन। कुछ तरह के दान हैं जो कि अगर करदाता देता है तो उस पर भी छूट मिलती है, वह ATG के आगे हम पढ़ेंगे उसको। हम लोग इन सबों का आगे जो है इसको हम ब्रीफ करेंगे। पहले हम लोग पॉइंट वाइज इसे जान लें कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है यह इस कटौती देने का। क्योंकि भाई जब इनकम हो गया तो आपको टैक्स देना है, लेकिन इसमें कुछ छूट क्यों दी जाती है यह हम जानना चाहते हैं। तो कुछ डोनेशन, जैसा कि मैंने बताया, कुछ दान, जैसे अभी का ले लिया जाए, अभी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड था या चीफ मिनिस्टर फंड, रिलीफ फंड, तो उसमें जो भी दान दिया तो अब आप जितना दान देंगे वो 100% कटौती की होती है। आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो इसके बाद है कि रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। जो टैक्स की लायबिलिटी है, जो टैक्स आता है उसमें कुछ रिडक्शन मिल जाता है, कुछ हमें कर में छूट मिल जाती है। इसके बाद 7वां है कि फुलफिलमेंट ऑफ एम्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। और टैक्स प्लानिंग जो हमारी है उसको पूरा करने के लिए जो है हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो यही इसके ऑब्जेक्ट हैं। अब हम देखेंगे आगे प्रत्येक सेक्शन में कौन कौन सी छूट दी जाती है और उसकी लिमिट क्या है, किस लिमिट तक, माने किस सीमा तक वह छूट दी जाती है। तो हम लोग इसलिए हमने हेडिंग दिया है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, कि क्या लिमिट है डिडक्शन का। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 के अंतर्गत वाणिज्यिक कटौतियों में से यदि करदाता एक या अधिक कटौती पाने का हकदार है तो उन सभी कटौतियों का योग किसी भी दशा में करदाता की सकल कुल आय की रकम से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कटौतियों का योग सकल कुल आय की रकम से अधिक है तो सकल कुल आय के बराबर की कटौती दी जाएगी। अब इस चीज को हम इस तरह समझें कि मैंने कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए कि आपको जो कटौती दी जा रही है तो सारी कटौतियों का योग जो है अधिक है और करदाता की कुल आय ही कम हो, तो ऐसा नहीं कि जितना कटौती का योग है वह आपको छूट दिया जाएगा। वो कहाँ फिर तो आप मांगेंगे तो वो नहीं होगा। वह एक्चुअली है कि जो सकल कुल आय है उसी में से कटौती घटाई जाती है। तो इसके लिए एक जनरल है 80C के अंतर्गत। तो आगे हम देखेंगे कि मैक्सिमम कटौती 1 लाख, मैंने एक 80C में है कि 1,50,000। फिर आगे उसके आगे अन्य सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह से दिया है। तो हम लोग अभी बात करें कि बेसिक रूल्स ऑफ डिडक्शन। इसके बेसिक रूल क्या है। पहला, कटौतियां करदाता द्वारा मांगी जानी चाहिए, अर्थात करदाता जब मांग करेगा कटौती की अपना माने पूरे प्रमाण के साथ कि हाँ हमने यह खर्च किया है इस चीज पर, तभी उसे
जो है डिडक्शन दिया जाएगा। अगर नहीं मांग करता है तो कोई डिडक्शन नहीं है। दूसरा है कि कटौतियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करना करदाता का कर्तव्य है। वही मैंने जो तथ्य हैं, जो आपके पास प्रमाण है, उस प्रमाण को आप दिखाइए कि हाँ क्यों आपको कटौती मिलनी चाहिए, वास्तव में आपने वह खर्च किया है या नहीं। तीसरा है कि कटौतियां कर योग्य आय में पूर्व घटाई जाएंगी, जो मैंने कर योग्य आय से पहले ही इसको घटा दिया जाएगा, अर्थात जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम होगा उसमें से हम डिडक्शन को घटा लेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब उसके बाद वही जो है नेट टैक्सेबल अमाउंट होगा, माने टोटल ग्रॉस इनकम में से जो डिडक्शन घटाने के बाद जो आएगा वह हमारा टैक्सेबल इनकम होगा, उसी पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसके बाद कटौतियों की रकम सकल कुल आय से अधिक नहीं होती, इसकी हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। फिर पांचवा, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आय का विवरण जमा न करने पर कुछ कटौतियों का लाभ नहीं मिलेगा। माने जो सीमा दी गई है कि भाई इस सीमा के अंदर मान लीजिए, तो आप जो है उसका तथ्य, उसका जो प्रमाण है उसे आप प्रस्तुत कर दें, तब तो करदाता को कटौती मिलेगी, अन्यथा कटौती नहीं मिलेगी, उसका लाभ उसको नहीं प्राप्त होगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन अर्थात एओपी इसको शॉर्ट में कहते हैं, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI को कटौतियां दे दी जाएं तो उनके सदस्यों को कटौतियां नहीं दी जाएगी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या वह व्यक्तियों का समूह या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कुछ एक समूह बना करके जो है, तो ऐसा नहीं कि आप उसमें भी कटौती दे दीजिए और इंडिविजुअल भी कटौती मांगिए। अगर वहां कटौती दे दी गई आपको AOP में या BOI में कटौती मिल गई, तो वही वह कटौती, क्योंकि वो सामूहिक है, कई लोगों का जो है वो एक संयोग है, एक मेल है, तो क्योंकि वहां मिल ही गई, ग्रुप में कटौती जब मिल गई तो फिर अब फिर इंडिविजुअल कटौती की बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सातवां, इनकम टैक्स के अंतर्गत सकल कुल आय की गणना करने के पश्चात इन कटौतियों को घटाया जाए। चलिए ठीक है, हम लोग जान गए। अब हम चर्चा करेंगे कि डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80, कौन कौन सी डिडक्शन जो है सेक्शन 80 के अंतर्गत अलाउड है। तो एक करदाता को दी जाने वाली कटौतियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, करदाता द्वारा किए गए कुछ भुगतानों के संबंध में कटौतियां, जिसे करदाता ने स्वयं भुगतान किया है, और दूसरा है कि करदाता को प्राप्त होने वाली कुछ आय के संबंध में कटौती। दो हो गया। तो हम लोग सबसे पहले की बात करेंगे। तो पहला है कि करदाता द्वारा गए कुछ भुगतानों के संबंध में कटौतियां, अर्थात डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट मेड बाय SSC। इसमें पहला है कि डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू LIC, डिफर्ड एन्युटी, प्रोविडेंट फंड एंड PPF, म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन शेयर एंड डिवेंचर। यह सेक्शन 80C के अंतर्गत दिया जाता है। यह ध्यान रखें कि जो है अर्थात LIC में या डिफर्ड एन्युटी या प्रोविडेंट फंड या PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, और या अगर सर्टेन शेयर्स और डिवेंचर में कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसके लिए जो है यह कटौती दी जाती है, अर्थात सेक्शन 80C के अंतर्गत। इसमें A, कटौती के लिए पात्र करदाता, माने किसे कटौती मिलेगी, किसे मिलनी चाहिए, तो यह कटौती केवल व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार को प्राप्त होगी।
अर्थात 80C के अंतर्गत जो कटौती प्राप्त होगी वह केवल इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगी। बी, कटौती की अधिकतम सीमा वास्तविक रूप में किए गए भुगतान अथवा 1,50,000 दोनों में से जो कम रकम हो वही कटौती प्रदान की जाएगी। अर्थात अगर 1,50,000 से ज्यादा आपने जो ऊपर हम बताया गया उसमें आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो भी 1,50,000 तक ही आपको कटौती मिलेगी। इसलिए यही हमें ध्यान रखना है कि वास्तव में जो आपने भुगतान किया है, मान लीजिए सपोज किया जाए कि हमने जो इन सारे जो दिया गया पीपीएफ प्रोविडेंट फंड पर या शेयर डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट पर या अन्य जो भी या LIC पर सारे जो हम खर्च किए इन्वेस्ट किए तो वह जो है 2,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो ऐसा नहीं कि 2,50,000 की कटौती मिलेगी, हमें जो है 1,50,000 तक कटौती मिलेगी। यदि इन सभी को मिलाकर के हमारा इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख ही है तो तब भी ऐसा नहीं होगा कि हमें 1,50,000 की कटौती मिलेगी, बल्कि हमें 1 लाख की कटौती मिलेगी। इसीलिए कहा गया कि दोनों में से जो कम रकम हो उसी की कटौती दी जाएगी। अब सी है कि कटौती हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो इसमें जो है पहली शर्त है कि सेक्शन 80C की कटौती वास्तव में किए गए भुगतान के आधार पर प्रदान की जाएगी, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर है कि सेक्शन 80C की कटौती दीर्घकालीन पूंजी लाभ एवं अल्पकालीन पूंजी लाभ में से नहीं प्रदान की जाएगी। माने अब जो है लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें से नहीं दी जाएगी कटौती। इसके बाद डिफर्ड एन्युटी के अनुबंध में वार्षिकी के स्थान पर नगद भुगतान प्राप्त करने का विकल्प नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नगद भुगतान करने होने तभी कटौती प्रदान की जाएगी। अर्थात यदि नगद भुगतान करने का विकल्प अगर उसमें दे दिया जाए तो वैसी स्थिति में यह कटौती नहीं मिलेगी। अब इसके बाद चलेंगे हम डी। तो डी है कि विभिन्न मदों में भुगतान की गई अथवा जमा की गई राशियां जो धारा 80C के अंतर्गत कटौती पाने का अधिकारी है उसको हम देखेंगे। इसमें पहला है कि एक व्यक्ति की दशा में, तो एक व्यक्ति की दशा में उसमें तो था कि व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात थी। अब यहाँ है कि सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि एक अगर इंडिविजुअल हो तो उसे कैसे कटौती मिलेगी, और इसके बाद तब आगे हम देखेंगे कि यदि इसके अतिरिक्त इंडिविजुअल के अतिरिक्त कोई और हो तो कैसे होगा। तो इसमें पहला है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी कह सकते हैं हम, यदि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी अर्थात यदि करदाता पत्नी है तो अपने पति, और यदि पति है तो अपने पत्नी, उसे ही हम जीवन साथी कहते हैं। तो उसके अथवा अपने बच्चों की अपने अर्थात एक व्यक्ति या एक करदाता अपने जीवन साथी या अपने बच्चों के जीवन पर कराए गए बीमा प्रीमियम की रकम बीमा योजना में सरकारी कर्मचारियों का अंशदान तथा सामूहिक बीमा योजना में किया गया अंशदान की रकम पर सेक्शन 80C के अंतर्गत कटौती प्राप्त उसे कटौती प्राप्त होगी। चुकाया गया प्रीमियम बीमित धन का 20% तक। अब यह जो है 21/3/2012 तक ली गई पॉलिसी अगर है उसके अर्थात 21/3/12 तक अगर लिए हैं या उसके पूर्व की जो पॉलिसी है उस पर 20% तथा एवं 10% तक, और 31/3/2012 के बाद ली गई पर जो है मैंने अर्थात उसके पूर्व ले गई पर 20% और उसके बाद यदि लिया गया है तो जो भी है उसका 10% कटौती होगी होगा। तो यह तो हो गया कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि व्यक्ति अपने जीवन साथी या अपने बच्चों पर, वह अब उसमें ऐसा भी हो सकता है चाहे
विवाहित हो या अविवाहित हो, उसके अपने पुत्र या पुत्री उसी को जो है रखा गया है। बाकी अगर उसका भाई है उसका तो उस पर नहीं, तो उस पर लिए गए जो है उसका जो प्रीमियम वो देगा वह कटौती के रूप में। ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। इसके बाद दूसरा डिफर्ड एन्युइटी। एक व्यक्ति द्वारा अपने या अपनी पत्नी, वही माने जीवन साथी की बात हो रही है कि करदाता अगर स्त्री है तो अपने पति, अथवा और यदि पति है तो अपने पत्नी के लिए, अथवा अपने बच्चों के जीवन पर डिफर्ड एन्युइटी के अनुबंध को चालू रखने के लिए भुगतान, बशर्ते कि ऐसे अनुबंध में वार्षिकी के स्थान पर नगद भुगतान प्राप्त करने का विकल्प न हो। एक चीज हमेशा हमें ध्यान देना है कि यदि आप डिफर्ड एन्युइटी आपका है तो यह ध्यान रहे कि जो है उसे कैश लेने का विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर वैसा विकल्प है तो फिर यह कटौती नहीं मिलेगी। अगर वैसा विकल्प, कैश का विकल्प नहीं है तो वैसी स्थिति में यह कटौती मिलेगी व्यक्ति की दशा में। दूसरा है कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का जो अंशदान होगा उसकी कटौती मिलेगी। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का अंशदान। इसके बाद पीपीएफ में, पीपीएफ माने पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसे कहते हैं, में जमा कराई गई रकम 1,50,000 रुपए तक। अप्रूव्ड सुपरन्यूएशन फंड में कराई गए अंशदान तथा सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई राशि, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो है 8वां और 9वां जो इशू होता है वह जो अमाउंट मिलेगी उस पर यह छूट मिलेगी। उसके बाद नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अंशदान। कहने का तात्पर्य है कि ये सभी जो दिया गया है तो इनमें जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसकी कटौती मिलेगी। और एक चीज ध्यान रखना है, वो तो शुरू में भी मैंने बताया और अंत में भी बताएंगे कि यह सभी का योग जो है 1,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1,50,000 तक ही कटौती मिलेगी। अगर अधिक है तो वह कटौती योग्य नहीं है। तो यह हो गया। इसके बाद नए आवासीय मकान के क्रय अथवा निर्माण हेतु लिए गए ऋण की वापसी, अगर वापस करते हैं ऋण तो बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान की गई ट्यूशन की राशि, यह अब इसमें एक सीमा की गई थी अधिकतम 2 बच्चों तक। अगर 2 से अधिक आपके बच्चे हैं तो वैसी स्थिति में यह कटौती, तीसरे बच्चे को यह कटौती नहीं प्राप्त होगी। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि बच्चों को जो ट्यूशन फीस दिया जाता है सिर्फ उसी पर डिडक्शन मिलता है। बाकी डेवलपमेंट फी या अन्य जो फी मान लीजिए बाकी जो फी दिया जाएगा उस फी पर कटौती नहीं मिलेगी, सिर्फ ट्यूशन फी पर कटौती मिलेगी। इसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत ऐसे बॉन्ड जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात नबार्ड द्वारा जारी किए गए हैं। फिर वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम 2004 के अधीन जमा की गई राशि। इसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत स्कीम के अनुसार किसी अनुचित बैंक में 5 वर्ष या अधिक की नियत अवधि के लिए जमा की गई राशि, इस पर भी कटौती मिलती है। इसके बाद फिर जो है सेक्शन 10(23)(d) में वर्णित म्यूचुअल फंड के यूनिट में विनियोग अर्थात बोर्ड द्वारा जो अनुमोदित हो, यह भी ध्यान रखना है कि बोर्ड द्वारा यदि अनुमोदित है तभी यह कटौती प्राप्त होगी। अगर यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं है तो वैसी स्थिति में यह कटौती नहीं मिलेगी। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अधिसूचित सरकारी प्रतिभूति अथवा अधिसूचित जमा योजना में विनियोग और डाकखाने के 5 वर्षीय सावधिक खाते में जमा की गई राशि, अर्थात 5 वर्ष से कम की अगर राशि होगी, कम का पीरियड होगा तो कटौती नहीं मिलेगी। मतलब कम से कम 5 साल या उससे ऊपर की जो राशि है डाकखाने में जमा की गई उस पर
यह कटौती प्राप्त होगी। इस तरह से वैसे तो बहुत सी कटौतियां हैं जो कि एडमिसिबल हैं, तो आज के लिए हम लोग इतनी ही कटौतियों को रहने दें। इसे हम लोग ठीक से समझें कि जो है और कैसे यह प्राप्त होती है, क्योंकि अब बाकी को जो है हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग अगले क्लास में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आज हम लोगों ने देखा कि जो टैक्स पेयर्स का इनकम होता है विभिन्न हेड से प्राप्त, उसको हम जब जोड़ते हैं तो उसे हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ जो है डिडक्शन हैं जो कि सरकार द्वारा अनुमोदित हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जिसमें व्यवस्था की गई है, और उन सारे डिडक्शन को जो है हम लोग जैसा कि बताया कि यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 में है इन कटौतियों के बारे में चर्चा, और 80C से 80U तक सभी विभिन्न प्रकार की कटौतियों का जो है वर्णन किया गया है। तो वही कटौतियां मान्य होंगी जो कि इनकम टैक्स की नज़र में उचित हों, ऐसा नहीं। और उसमें भी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उसमें भी एक सीमा, एक लिमिटेशन है 1,50,000 इसके लिए, कि खासकर 80C की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें अभी 80C से 80U तक है, आगे हम अन्य सेक्शन की भी चर्चा करेंगे, लेकिन 80C की हम लोग चर्चा आज हम लोग किए। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इन जो है विभिन्न प्रकार की कटौतियों से किस तरह से उन कटौतियों को हम अपने ग्रॉस टोटल इनकम में से घटा सकते हैं। यह जो चैप्टर है, जैसा कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम लोग सारे स्रोत को हम लोग जान गए, लेकिन समूचे स्रोत से जो भी हमारा इनकम हुआ, उस इनकम में से इनकम टैक्स के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में जिन कटौतियों का प्रोविजन है, आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इन कटौतियों को हम जो है अपने ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट करेंगे, और डिडक्ट करने के बाद जो हमारे बैलेंस होंगे, उस अर्थात जो हमारा नेट टैक्सेबल इनकम होगा, उसी पर हमें टैक्स देना होगा। यदि इसकी जानकारी नहीं होगी तो वैसी स्थिति में हमें घाटा होगा एक टैक्स पेयर के रूप में, क्योंकि हमें कटौती नहीं प्राप्त होगी यदि जानकारी नहीं होगी। तो इस ख्याल से यह चैप्टर सबके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वह इंडिविजुअल्स हो या चाहे कोई कंपनी हो। आगे हम लोग अन्य की भी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर के इस थीम को आज हम लोगों ने देखा। इसमें क्योंकि संभव नहीं है कि एक दिन में ही पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया जाए, इसको हम लोग पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। तो और धीरे धीरे अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, इसमें इसका आज हमारा फर्स्ट जो है या पार्ट है इस चैप्टर का, डिडक्शन जो दिए जाते हैं उसका, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि यही यह समाप्त हो गया यह चैप्टर, ऐसा नहीं समझना है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम जहाँ से यहाँ समाप्त किए हैं वहीं से हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। अब तब तक जो है आपसे मेरी अपेक्षा होगी कि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और जितना मैंने बताया साथ में जो हमने नोट्स लगाया है स्क्रीन पे, इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसके अनुसार आप लोग अपने ढंग से अपना क्वेश्चन का आंसर तैयार करेंगे या समझेंगे,
और इसके बावजूद यदि आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमको कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे, ताकि मैं आपके कंफ्यूजन को उसके नेक्स्ट क्लास में मैं दूर कर सकूं। मैं सभी क्लास एक चैप्टर खत्म होने के बाद मैं खुद ऑप्शन रखता हूं कि जो आपके जो सुझाव आए हैं, जो आपके कमेंट आए हैं, उसको मैं उस पर मैं क्लैरिफिकेशन दे सकूं और एक एक का सारे लोगों का मैं जवाब दे सकूं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।